and no two elements can have same spectrum, right? Any doubt in hydrogen spectrum or types of spectrum or continuous or discontinuous spectrum? Clear हो क्या? Raise your hands if you know. Who will tell me what are various wavelengths in electromagnetic spectrum? Electromagnetic radiations are spectrum wise. Yes, Dharmender. CGX. Yes, CGX. विबग्योर के बाद विबग्योर के बाद इंफ्रारेड, then micro and then radio. Sit down. Good. Better. Next. My second question is, if we have electronic transition from 6 to 3, which series of lines of hydrogen spectrum is formed? Paschen series. Correct. समझ आ गया सबको? 6 to 3 is Paschen series. If I ask a question, yes, Prabjot, can you tell me third line from red end क्या है? Third line from red end in hydrogen spectrum. Third line from red end in hydrogen spectrum. Yellow. Hydrogen spectrum में third line का मतलब क्या है? Red end पे, red end पे. Third line from red. पहले तो रेड एंड का मतलब रेड कलर विजिबल होगा कि इनविजिबल? रेड कलर आपको दिखता है कि नहीं दिखता? मैं आपको दिख रही हूं कि नहीं दिख रही? तो रेड कलर इज अ विजिबल कलर. आपको अपनी टर्बन दिख रही है आज कि नहीं दिख रही? दिख रही है. तो रेड कलर बेटे कहीं पे भी होगा, रेड कलर हमें दिखेगा. अब आपके पास रेड इज अ विजिबल कलर. रेड अगर विजिबल कलर है तो इसका मतलब बामर सीरीज की बात हो रही है. तो आप बताओ थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज कौन सी है? थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज. बैठो, सिट डाउन. प्रभजोत, पढ़ा नहीं ना, रिवाइज नहीं किया? यस अतिंदर, थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज. 5 to 2, क्योंकि आपको nth लाइन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना. थर्ड लाइन का मतलब nth लाइन. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ nth लाइन? बैठो अतिंदर. nth लाइन का फॉर्मूला क्या था? इट इज nth प्लस n1 to n1. मैंने आपसे पूछा थर्ड लाइन फ्रॉम रेड एंड. When it is third line from red end, इसका मतलब है आपके पास 3. रेड एंड का मतलब कौन सी सीरीज? बामर. अगर बामर है तो 3 + 2 हो गया to 2. It is 5 to 2. अगर यही क्वेश्चन आ जाता फिफ्थ लाइन फ्रॉम येलो एंड. फिफ्थ लाइन फ्रॉम येलो एंड. येलो दिखता है कि नहीं? दिखेगा वो भी. इसका वो भी बामर सीरीज हो गई. तो क्या आंसर बनेगा? 7 to 2. क्लियर हुआ प्रभजोत? अब तो आंसर कर पाओगे. अगर देखो नहीं, अगर इंफ्रारेड पूछेंगे फिर तो कुछ भी हो सकता है ना. उनको पता है पास्टन, ब्रैकेट, पी फंड सब कुछ हो सकता है. तो वो पूछेंगे ही नहीं. वो पूछेंगे या तो यूवी रीजन में. नेचुरली जिसमें कंफ्यूजन है उसको तो डायरेक्ट नाम ही देना पड़ेगा. रेड एंड में वो इसलिए पूछ सकते हैं क्योंकि विजिबल तो रेड है ही है ना. तो आपको बामर सीरीज के लिए रेड कलर बता दिया. क्लियर? समझ आ गया? हाँ जी बेटा. नाउ नेक्स्ट बताओ. एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड फिंगरप्रिंट ऑफ एन एलिमेंट. व्हाई? यशिका, व्हाई एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज कंसिडर्ड एज फिंगरप्रिंट ऑफ एन एलिमेंट? Because an element shows same wavelength absorbed. और fingerprint of human being. Why? Yes. Spectrum of all elements can be seen. Spectrum. Every element has different spectrum. सोडियम का स्पेक्ट्रम येलो लाइंस है. तो क्या येलो लाइंस किसी और के स्पेक्ट्रम में हो सकती हैं? 5890, 5896? No. It means 5890 और 5896 एंगस्ट्रॉम.
ये दोनों वेवलेंथ किसने पेटेंट करा लिया? सोडियम ने। अब सोडियम इन्हीं दो वेवलेंथ से पहचाना जाएगा, बाकी कोई एलिमेंट इन दो वेव्स का स्पेक्ट्रम नहीं दे पाएगा। क्लियर है? समझ आ गया? सिट डाउन, बैठो। यस समरीत, in case of spectrum of white light, how many colors are visible? 7. कौन कौन से? Vibgyor. Out of these 7 colors, is there any missing wavelength? Is it a continuous or discontinuous spectrum? Continuous spectrum. Which color is going to be deviated maximum? कौन सा color सबसे ज़्यादा bend किया था? Violet. Violet color has maximum bending or maximum diffraction from the path. और यानी आप कह सकते हो more is the frequency, more is the deviation. Sit down, बैठो बेटा. Next, समीक्षा. In case of electromagnetic spectrum, which color, which radiation is going to be diffracted the most? Cosmic. Cosmic. Because why? Because it has more frequency as compared to others. Yes, more frequency, more is the deviation. Sit down, very good. बैठो बेटा. अब आपको सबको स्पेक्ट्रम अच्छे से समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? चलो, that's good. अब बेटा स्पेक्ट्रम we are finished with. Let's start with another topic, that is Bohr's atomic model. ठीक है? हेडिंग लिखो जल्दी से. Now we'll start with Bohr's atomic model. हाँ जी बच्चे. क्या हुआ तिंदर, बोलो बेटे. पीछे से बोल रहे होंगे कि मैम 10 मिनट्स रह गए, अब रहने दो. जो 10 मिनट आपने याद करने के लिए थे ना, उन्होंने काम खराब कर दिया. अब आपको 10 मिनट ज्यादा पढ़ना पड़ेगा. बच्चे, आई नो दैट, आप जस्ट पढ़ो. थोड़े दिन बाद ना, आफ्टर फ्यू मंथ्स, 1 or 2 months, फिर आपने कहना है कि मैम थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम पढ़ा दो, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, हमने इसे भी करना है, हमने उसे भी करना है. तो अभी पढ़ लो, तब जो एक्स्ट्रा क्लासेस दिखाएंगे. छुट्टियां बेटा शायद 14 के आसपास, नेक्स्ट संडे के बाद, इस संडे के बाद. ठीक है? कितनी चिंता है छुट्टियों की. Bohr's atomic model, लिखो जरा. गिवन बाय नील बोहर. आज बेटा स्टार्ट ही करेंगे, पूरा तो नहीं कर पाएंगे, मेरी भी क्लास है. Now this spectrum is, अब आप कहोगे this model of atom. First point, atom is made up of nucleus and shells. K, L, M. बोहर ने हमें कहा कि atom is having nucleus and shells are there. तो आपको कहा गया shells और stationary states. Shells or stationary states or orbits. K, L, M, N, O. First shell, second shell, third shell, fourth shell, and fifth and onwards. अब हम ये कह सकते हैं कि shells are going to be defined as stationary state or orbits. Why these are called stationary state? अब क्वेश्चन ये बनता है कि इनका नाम stationary state क्यों रख दिया गया? Shells are called stationary states. Shells are called stationary states because energy of electron in a shell remains same.
तो उनका कहना है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अपनी शेल में हमेशा सेम रहती है। अब हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन shells और स्टेशनरी स्टेट्स। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग्स में घूम रहे हैं। ये हमें बोहर ने शेल्स बताया, रदरफोर्ड ने ये नहीं बताया था। रदरफोर्ड ने कहा था इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, वेयर रिवॉल्विंग दैट वाज नॉट क्लियर टू रदरफोर्ड। अब इस मॉडल में हमें ये क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स और स्टेशनरी स्टेट्स और ऑर्बिट्स, और हर शेल की एनर्जी सेम है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड as long as it is in its own shell। जब तक वो अपनी शेल में रहेगा तब तक उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आ सकता। यानी अगर उसको अपनी एनर्जी बदलनी है तो उसको अगली शेल में जंप करना पड़ेगा। अगर वो सेम एनर्जी में रहना चाहता है तो अपनी शेल में रहता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपनी शेल में ही घूमता रहेगा तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। क्लियर? यानी अब आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन अगर यहां से चलता चलता आगे भी पहुंच जाए तो भी उसकी एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहां है या यहां है, हार्डली मैटर्स, उसकी एनर्जी सेम है। क्लियर है? इसे आप ऐसे कह सकते हो कि अगर आपने ये कहा कि एनर्जी डिपेंड्स ऑन हाइट, तो अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे जाते हो तो आप फर्स्ट फ्लोर की हाइट पे चले गए, यानी 12 फीट के ऊपर चले गए अर्थ से, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? सेम। आप कोई सेकेंड फ्लोर पे जाके फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? डिफरेंट। आप बताओ फर्स्ट फ्लोर में आप पहले रूम में हो या सेकेंड फ्लोर रूम में हो या थर्ड रूम में, पोटेंशियल एनर्जी तो सेम ही रहेगी। कह रहे यानी आप फर्स्ट फ्लोर में क्लासरूम 1 में चले गए। आपका स्कूल कितने फ्लोर्स का है? 4 फ्लोर्स, 5th बन रहा है। ओके, मान लेते हैं कि आप फर्स्ट फ्लोर में गए तो फर्स्ट फ्लोर पे तो बहुत सारे रूम्स होंगे, क्लासरूम 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ऐसे। तो डिफरेंट क्लासरूम्स आर देयर ऑन अ फ्लोर। बेटा अगर फर्स्ट फ्लोर पे किसी भी क्लासरूम में बैठ जाओ तो पोटेंशियल एनर्जी तो हाइट पे डिपेंडेंट है, तो आप कहोगे mgh इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो सारे फर्स्ट फ्लोर पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा लेनी है, हाई लेनी है, तो आपको सेकंड फ्लोर पे जाना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन भी ऐसा ही है, इट हैज टू कीप इट्स पोटेंशियल एनर्जी सेम या एनर्जी सेम, तो वो उसी शेल में रहेगा। और जैसे आप क्या क्लास कभी सीढ़ियों में लगाते हो? क्या आपकी क्लास कभी सीढ़ियों में लगती है? या तो आप फर्स्ट फ्लोर पे पढ़ोगे या सेकंड फ्लोर पे या थर्ड फ्लोर पे या फोर्थ फ्लोर पे। वैसे ही इलेक्ट्रॉन कभी बिटवीन द शेल्स, हाँ जो स्पेस भी है वहां पे आप क्लास नहीं लगा सकते, कोई प्रोसेस कंडक्ट नहीं कर सकते। वैसे ही बेटा इलेक्ट्रॉन कभी भी शेल्स के बिटवीन नहीं रह सकता, इट कैन नॉट स्टे इन बिटवीन द शेल्स। तो इलेक्ट्रॉन या तो अपनी फर्स्ट शेल में, अगर इसे कहा जाए कि तुम्हें एनर्जी मिलेगी तो तुम कहां जाओगे, तो सीधा सेकेंड शेल में जंप कर जाएगा, बीच में नहीं रहेगा। तो बोहर का कहना था कि इलेक्ट्रॉन या तो अपनी शेल में रहता है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, और उसकी एनर्जी अपनी शेल में हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट। इसीलिए उसका नाम रखा गया विच स्टेट? स्टेशनरी स्टेट। समझ आ गया स्टेशनरी स्टेट्स क्या होती है? नाउ सेकंड पॉइंट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, बस एक पॉइंट और कर लूं, देन विल पैक द क्लास। सेकंड पॉइंट is energy of electron is taken as negative. Second point that is clear from this model is energy of electron is taken to be negative. बेटा इस मॉडल का कहना है कि अगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है, if electron is going to infinity, अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला गया तो बताओ जितनी एनर्जी वो लेगा उसका नाम क्या था? कल कराया था मैंने,
कल मैंने आपको बताया था एनर्जी देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट पे चला जाए तो उस एनर्जी का नाम क्या था? आयोनाइजेशन एनर्जी। बेटा जब वो इंफिनिटी पे चला जाएगा तो एनर्जी एट इंफिनिटी इज 0। तो आप कहोगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकन एज 0 एट इंफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब इंफिनिटी पे आपने 0 ले ली, तो अब आप मुझे बताओ अगर वहां से ये वापस आएगा, वो डिस्प्ले आ गया था कहां? Taken as 0. At infinity. Taken as 0 at infinity. If energy of electron is taken as 0 at infinite distance, तो अब आप सोच के बताओ कि अगर इंफिनिटी से वो वापस आता है तो एनर्जी रिलीज होगी कि एब्सॉर्ब्ड? एनर्जी विल बी रिलीज्ड और एब्सॉर्ब्ड? रिलीज हो जाएगी। रिलीज ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। आप मुझे बताओ इफ रिलीज ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस तो 0 माइनस एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी। Negative. तो 0 में से कुछ माइनस करोगे तो एनर्जी क्या आ जाएगी? नेगेटिव एनर्जी। तो आप कहोगे वाई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज टेकन एज नेगेटिव। तो आपके पास आंसर क्या हुआ? एट इंफिनिटी एनर्जी इज 0. When energy is released by the electron, it will come to a shell, or energy of that shell will be taken as negative energy. 0 minus energy. पहले इनिशियल 0 थी, अब आप एनर्जी माइनस करोगे तो एनर्जी क्या आ जाएगी? माइनस एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। तो वाई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज टेकन एज नेगेटिव। रीजन क्लियर हो गया? Yes. रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम 0 will be a negative value. समझ आया बेटा? Yes, ma'am. अगर मैं आपसे बोलूं कि एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर हाइड्रोजन, तब आपको ये समझ आया कि फर्स्ट शेल की एनर्जी नेगेटिव क्यों ली गई? क्या रही है? तो बताओ क्या समझ आया कि अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आता है इंफिनिटी से तो हाइड्रोजन कितनी एनर्जी एमिट करेगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? यस। 2.18 into 10 raised to power minus 19 joules. 13.6 electron volt. How many joules will be there? It will be 13.6 into 1.6 10 raised to power minus 19 joules. ठीक है? तो ये आपके पास था एनर्जी कंसेप्ट। कल क्लास में बेटा हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। विल पैक द क्लास नाउ। ओके जी, थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर द क्लास। जितना आज कराया उसे पढ़ के आना, और आपका होमवर्क है 40 to 60 क्वेश्चन ऑफ सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री।